आज हम लोग क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मुद्रा और साख। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, मुद्रा और साख के बारे में। मुद्रा और साख। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बात बताइए कि अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, किसी भी सामान की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हैं? आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से जाकर खरीद लेते हैं। कारण क्या है? कि आपके पास पैसा है, खरीदने के पास आपके पास एक मुद्रा है। तो उस मुद्रा से आप कहीं भी जाके, उस एरिया में कहीं भी जाकर आप सामान को आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय समाज में किसी प्रकार का मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो उस समय लोग अपने आवश्यकताओं का सामान को किस तरह से लेन देन किया करते थे, किस तरह से खरीदते थे, बेचते थे। लेकिन उस समय तो किसी प्रकार का मुद्रा था नहीं। तो जिस समय, प्राचीन समय में किसी प्रकार का मुद्रा नहीं था, तो उस समय क्या चला करता था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें क्या होता है कि एक वस्तु को देकर आप दूसरे वस्तु को आप ले लीजिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति है। यहाँ पे क्या करेगा कि जो इसके पास है वो इसके पास नहीं होगा, और जो इसके पास होगा वो इसके पास नहीं होगा। तो ये क्या करेगा कि जो इसके पास है ये इसको देगा, और जो इसके पास नहीं है ये इससे क्या करेगा, ये ले लेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि अपने वस्तुओं का अदला बदली कर लिया, यानी एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को ले लिया। तो इसको बोलते थे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली जो था ना, ये प्राचीन समय में काफी ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के समाज में मुद्रा का तो अस्तित्व था नहीं। कि लोग क्या करता कि चलो मतलब हम पैसा दिए और पैसे से अपने आवश्यकताओं के सामान को हम खरीद लिए। उस समय किसी प्रकार कोई मुद्रा का व्यवस्था नहीं था। तो उस समय यही हुआ करता था कि एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु उसके बदले में लेना, ये हमारा कहलाता था वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली इतना भी आसान नहीं था कि एक वस्तु को दिए और दूसरे वस्तु को हम ले लिए। इसमें काफी ज्यादा समस्या हुआ करता था। समस्या ये था कि जैसे एक बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है किसान और मोची के बारे में। अब किसान और मोची के बारे में, गेहूं और जूता के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, किसान के पास गेहूं है और मोची के पास जूता। तो यहाँ पे क्या होगा कि किसान को जब जूता की आवश्यकता पड़ेगा तो गेहूं इसको देगा मोची को, और उससे क्या ले लेगा वो? जूता ले लेगा। ये जूता इससे ले लिया, किसान के पास आ गया, और गेहूं किसके पास चला गया? मोची के पास। देखिए देखिए कितना आसानी हो लग रहा है कि जैसे आसानी से हम मतलब गेहूं ले गए और मोची को दिए और जूता वहां से लेकर चले आए। लेकिन इसमें समस्या ये था ना कि हो सकता है कि मोची को गेहूं की आवश्यकता ना हो। मोची चाह रहा हो कि हमें कुछ चावल दे जूता के बदले में। अब यहाँ पे मोची को आवश्यकता है चावल की, तो जो चावल देगा उसी को वो जूता से बदलेगा। लेकिन किसान के पास तो गेहूं है, तो क्या ऐसी स्थिति में मोची किसान को जूता दे पाएगा? जूता नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके आवश्यकताओं की चीज नहीं मिल पा रहा है। हाँ, किसान का जो आवश्यकता है जूता का तो उसको तो मिल जा रहा है, लेकिन मोची को आवश्यकता है चावल का, तो क्या उसको किसान की तरफ से चावल मिल रहा है? चावल नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, काफी ज्यादा मुश्किल होता है। अब किसान को वैसे मोची की तलाश करना पड़ेगा जो उसका गेहूं लेकर उसका जूता वो दे सके। यानी वैसे व्यक्ति को अब मोची को तलाश करना पड़ेगा कि जो उसका जूता ले और बदले में क्या करे, उसको वो चावल दे सके। तो ये काफी ज्यादा समस्याएं हुआ करती थी। तो इस तरह से देखिए, इसमें किसी प्रकार का मुद्रा का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पैसा का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि जब किसी भी मुद्रा का प्रयोग किए बिना हम जब वस्तुओं को लेन देन आदान प्रदान करते हैं, तो क्या उसको बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब ये प्रणाली कब चल रहा था? उस समय चल रहा था जिस समय समाज में किसी प्रकार का मुद्रा का अस्तित्व में नहीं था, किसी प्रकार का मुद्रा वहां पे नहीं चला करता था। एक सामान को दीजिए, बदले में दूसरे सामान को आप लीजिए। एक तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली वहां पे प्रचलित था। इसमें काफी ज्यादा और समस्याएं हुआ करती थी। अब इसके समस्याओं के बारे में देखते हैं कि इसमें समस्याएं क्या क्या थी। देखिए, समस्या के बारे में बात करते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई या समस्या क्या थी। सबसे पहला समस्या के बारे में बात किया जाए ना, तो दोहरे संयोग की समस्या। दोहरे संयोग की समस्या,
दोहरे संयोग की समस्या में क्या था कि ऐसा नहीं था कि मतलब किसान के पास अभी गेहूं है और उसको बोला ठीक आप गेहूं ले लीजिए, हमको बाद में हम आपको चावल दे देंगे, या फिर ऐसा नहीं था कि ठीक है मुझे बोला कि अभी आपके पास गेहूं नहीं है ना, तो एक काम कीजिए आप मेरा जूता ले लीजिए, बाद में जब कभी भविष्य में अगर आपके पास चावल होगा तो दीजिएगा। ऐसा नहीं चलता था, सीधा था एक वस्तु को दीजिए दूसरे वस्तु को आप लीजिए, आप वही वस्तु आप लेन देन कीजिएगा जो आवश्यकता हो दोनों को हो। ऐसा नहीं कि आप उस जो आवश्यकता नहीं हो आप उसको सामान उसको आप देकर चले आइएगा। दूसरा समस्या क्या था, मूल्य का मापक, वस्तुओं की मूल्य मापक में समस्या था। इसमें क्या था, मूल्य मापक समस्या में क्या था कि चलिए अगर मान लिया जाए कि किसान को गेहूं और जूता का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, अब यहाँ पे किसान क्या हुआ कि वैसा उसको मोची मिल गया जो उसको गेहूं लेकर जूता देने की आवश्यक मतलब तैयार हो गया। अब वो क्या करेगा कि जूता तो ले लिया, लेकिन बदले में किसान भी कंफ्यूजन रहेगा और मोची भी कंफ्यूजन रहेगा कि बदले में उसको गेहूं कितना दे। उसमें तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं था किसी चीज का कि आप एक जोड़ा जूता दीजिएगा तो आपको इतना गेहूं देना पड़ेगा, तौल किया किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था, किसी प्रकार का यूनिट था नहीं। तो किस प्रकार की समस्या था, मूल्य का मापक, यानी दोनों कंफ्यूजन था, किसान भी कंफ्यूजन था कि हम उसको कितना दें और मोची भी था कंफ्यूज में कि हम उसको कितना मांगे या फिर हमको कितना देना चाहता है। तो इस प्रकार का मूल्य का मापक समस्या वहां पे हुआ करता था। तीसरा था भावी बचत। भावी निधि में क्या होता था ना कि भावी समस्या में क्या होता था कि चले ठीक है किसान के पास क्या हुआ कि किसान के पास गेहूं था, अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसान को तत्काल में कोई ऐसा मोची नहीं मिल पाया जो उसको गेहूं लेकर बदले उसको जूता दे सके। कोई दिक्कत नहीं, 4 दिन बाद फिर से ट्राई करेगा, 2 दिन बाद फिर से ट्राई करेगा, 10 दिन बाद ट्राई करेगा, 1 महीने बाद ट्राई करेगा। जैसे गेहूं तो खराब होने वाला जल्दी है नहीं कि तुरंत खराब हो जाएगा, कि अगर आप आज यूज नहीं किए तो तुरंत खराब हो जाएगा। ये तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना चलने वाला चीज है। लेकिन वैसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके पास दूध होता होगा, जिसके पास सब्जी का उत्पादन करता होगा, क्या इन लोग भी यहाँ पे तो वस्तु को उसमें तो अदल बदल करता होगा क्योंकि इन लोगों के पास तो पैसा था नहीं। तो सोचिए कि अगर इस व्यक्ति को दूध से किसी वस्तु को तत्काल में अगर नहीं बदला गया तो क्या ये कल उसको बदल सकता है, 4 दिन के बाद बदल सकता है? नहीं। ये सब क्या होता है, दूध तो बहुत एक दिन के अंदर में खराब होता है अगर इसको सही समय पे इसको आप नहीं बदले और इसका यूज नहीं किए तो। सब्जी चलिए सब्जी तो 24 घंटा 48 घंटा रह सकता है, लेकिन क्या इसका सब्जी भी क्या ज्यादा दिन रख पाएगा कि चलो आज नहीं हम बस इसका वस्तु से बदल किए तो 4 दिन या फिर 5 दिन के बाद हम बदल लेंगे? ऐसा नहीं होता था। तो एक यहाँ पे 3 समस्याएं हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली का दोहरे संयोग की समस्या हो गया, मूल्य का मापक हो गया, अभावी मेरा बचत भविष्य में जो चुकाने वाला था उसमें हमारा कठिनाई में आ गया। तो 3 कठिनाइयां हम देख लिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में हम लोग पढ़ लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली किस समय प्रचलित था, प्राचीन समय में, और उस समय प्रचलित था जिस समय समाज में किसी प्रकार का मुद्रा का अस्तित्व नहीं था। इससे होने वाली समस्याओं के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा के बारे में कि जब समाज में मुद्रा का प्रचलन हुआ तो किस प्रकार से लोगों का क्रय विक्रय करने का नियम विधि बदल चुका था। देखिए सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में, कार्य के बारे में, फिर उसको आने में पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानते हैं मुद्रा के बारे में कि मुद्रा क्या है। अगर मुद्रा को हम आपको दो परिभाषा लिखते हैं, दो व्यक्ति के नाम है, एक हर्टल है और दूसरा है नेप। यहाँ पे दोनों ने क्या किए हैं कि मुद्रा का अलग अलग अपने विचार से अपने अर्थशास्त्री थे तो दोनों ने परिभाषा दी है। हर्टल का कहना क्या था कि मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा हम क्रय विक्रय करते हैं। यानी क्या इन्होंने बताया कि मुद्रा के द्वारा हम क्रय और विक्रय करते हैं, मतलब क्रय मतलब खरीदना हो गया, अब विक्रय मतलब होता है बेचना होता है। तो इनका कहना था मुद्रा क्या है, एक ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को हम खरीद सकते हैं और किसी भी वस्तु को हम बेच सकते हैं। वही नेप का कहना था कि मुद्रा मतलब वैसे मतलब वह वस्तु जो राज्य के द्वारा उसे मुद्रा घोषित किया गया है। कोई भी वस्तु हो सकता है मुद्रा के रूप में, लेकिन हाँ बढ़ सकता है उसको राज्य के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो, अगर उसको राज्य द्वारा उसको घोषित कर दिया गया है कि हमारा राज्य का मुद्रा ये है और यही चलेगा और हम अपने समाज में या अपने देश के अंदर में अपने राज्य के अंदर में इसी से पूरा लेन देन करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, मुद्रा होता है। तो ये दोनों का परिभाषा हो गया, मतलब इनका कहना हो गया कि वह वस्तु जो राज्य के द्वारा उसे मुद्रा घोषित किया गया है वही मुद्रा है,
और हर्टल का कहना था कि मुद्रा एक ऐसा वस्तु है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु का लेन देन करते हैं। दोनों की परिभाषा सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि आपके पास पैसा होता है तो आप किसी भी सामान को जाकर खरीदते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर बदले में आपको सामान दे तो उसके बदले में उसको आप क्या दे रहे हैं, सामान तो नहीं दे रहे हैं, अदला बदल तो नहीं कर रहे हैं। वो तो प्राचीन समय में था वस्तु विनिमय प्रणाली का। अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। एक मुद्रा उस जो राज्य में जिस प्रकार का मुद्रा प्रचलित जिस प्रकार का चल रहा है, हमारे देश में रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, कहीं कुछ और चलता है, तो अपने अपने राज्य का जो मुद्रा होता है उसको उससे अपना लेन देन किया करता है। और वही यहाँ पे इंडिया का भी कहना था कि राज्य के द्वारा जिसे मुद्रा घोषित कर दिया जाएगा वही हमारा क्या होता है, मुद्रा। जैसे इनका एग्जाम्पल के थ्रू एक हम यहाँ पे बताते हैं कि जैसे हमारे देश में पुराना 500 और 1000 का नोट क्या है, उसको बंद कर दिया गया। यानी जब तक इसको राज्य के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त था तब तक समाज में चल रहा था। जैसे इसका मान्यता प्राप्त समाप्त हो गई, जो मान्यता था वो खत्म हो गया, तो ये मुद्रा भी क्या हो गया, अस्तित्व में खत्म हो गया, किसी भी काम का ये नहीं रह पाया। न तो अब इस किसी मतलब लेन मतलब न जिसे क्रय विक्रय कर ही सकते, न किसी को दे सकते हैं, नहीं किसी को हम ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परिभाषा हो गया हार्टल और नेप के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या है। जब समाज में मुद्रा आने के बाद वो सारी समस्याओं को सुलझा दिया जो वस्तु विनिमय प्रणाली में समस्याएं हुआ करती थी। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापक था, आप ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो आपका वस्तु लेकर बदले में आपको दूसरा वस्तु दे सके। तो इस मुद्रा आने के बाद समाज में क्या किया कि सारे उस समस्याओं को सुझाव दिया जो वस्तु विनिमय प्रणाली में हुआ करता था। इस इसने क्या हुआ, मुद्रा आने के बाद इसका कार्य क्या हो गया, कार्य में पहला हो गया विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को लेन देन करने का ये हमारा क्या हो गया, माध्यम बन गया है। ये होता है विनिमय का माध्यम। मूल्य का मापक, यहाँ पे मूल्य मापक में समस्या प्राचीन समय में हुआ करता था, तो मूल्य मापक समस्याओं को सुलझा दिया। भावी बचत है भावी निधि में हमारा क्या कर दिया गया, इसको भी मूल अति समस्याओं को सुलझा दिया। अब ये क्या हो, जैसे ही समाज में मुद्रा आया ना, तो विनिमय का माध्यम हो गया। यानी पैसा से ही लेना है, पैसा से ही देना है, यानी क्रय विक्रय जो भी करना है मुद्रा से ही करना है। तो समाज में मुद्रा आने के बाद वस्तु विनिमय प्रणाली को अच्छी तरह से समस्याओं को सुलझा दिया। मूल्य मापक, मूल्य मापक पहले क्या समस्या हो रहा था कि हम अगर कोई वस्तु हमको अगर दे रहा है तो उसको बदले में हम कितना लौटाए नहीं लौटाए। अगर देखिए एक जैसा अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जैसा सामान लोग क्यों बदलेगा प्राचीन समय में, जब उसके पास पहले से है ही तो एक जैसा सामान तो बदलेगा नहीं। लोग तो वस्तु विनिमय उस समय करेंगे ना जो वस्तु मेरे पास नहीं है, उस वो हम वस्तु खरीदना चाहेंगे, जो वस्तु मेरे पास है वो वस्तु हम क्यों खरीदेंगे। तो वैसे समस्याओं को इसने सुलझा दिया। मूल्य मापक में क्या हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या कर दिया गया ना कि सब जगह जैसे हमारे रुपया चलता है, तो यहाँ पे बता दिया गया कि हाँ 40 रुपया केजी चीनी है, तो इसका मतलब हुआ 40 रुपया अगर आप लेकर आइएगा ना, तो आपको 1 केजी बटखारा के वजन के बराबर आपको जितना इसमें वजन होगा उतना आपको चीनी मिलेगा। अगर आप 80 रुपया लेकर आते हैं तो आपको ये वाला 1 केजी वजन से 2 बार मिलेगा, मतलब 2 केजी आपको सामान मिलेगा। अगर आप इसका आधा मतलब 20 रुपया लेके आते हैं तो आपका इसका वजन के अनुसार जो रहेगा उसका आधा मिलेगा, मतलब 500 ग्राम मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे मापने का एक यूनिट भी आ गया, और हर चीज का यहाँ पे क्या किया गया कि इसका आपका पूरी तरह से मूल्य मापक समस्याओं को सुलझा दिया। भावी बचत में क्या हो गया, जैसे उसमें क्या था, वस्तु में पहले जिसके पास दूध था ना, वो सामान को बदलना था तो काफी उसको दिक्कत हुआ करता था। अब क्या करेगा, किसके समाज में पैसा चल रहा है, प्राचीन समय तो था नहीं। अब इसमें क्या करेगा, दूध किसी को बेच देगा, इंतजार नहीं करेगा कि मतलब कौन मेरा दूध लेने आ रहा है। अब कहीं पे जाके अपना बेचेगा। अब बेचने के बाद क्या उसको होगा, मुद्रा की प्राप्ति होगा। और जब पैसा की प्राप्ति हो जाएगा तो अपनी इच्छाओं के अनुसार जो भी उसका वस्तु का आवश्यकता है कभी भी जाके अपने सामान को कहीं से भी वो खरीद सकता है। तो ये मुद्रा को आने के बाद कार्य हो गया। सवाल एक आता है कि वस्तु विनिमय पर मतलब समाज में मुद्रा चलने आने के अनुसार आने के बाद समाज में जो पहले से प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं थी उसको किस प्रकार से उसको समस्या को सुलझा दिया। ये सारी कहानियां हम लिख कर उसको हम बता सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से वस्तु विनिमय प्रणाली को मुद्रा आने के बाद उस सारी समस्याओं को सुलझा दिया गया। इसका जो आगे का जो टॉपिक बच गया है हम लोग दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट में।